कुछ पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ ज़मीन आग उगल रहे हो, आसमान से उल्कापिंड गिर रहे हो और ज़मीन के चारों तरफ मतलब आपके आस-पास लावा बह रहे हो, तो कैसा होगा? तो ध्यान देना, ये किसी मूवी की बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं अपने ही अर्थ की। आज हमारा अर्थ इतना प्यारा, सुंदर-सा, हरा-भरा दिखता है, लेकिन हमेशा ही ये ऐसा नहीं था। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू सारथी साइंस। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आज हम लोग कोई बोरिंग पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, हमारी धरती कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुआ, इस पूरी स्टोरी को समझेंगे। ये हमारा एपिसोड 2 होने वाला है। अगर एपिसोड 1 आप लोगों ने नहीं देखा, तो ज़रूर से देखिए। उसी में हम लोगों को ये पता चलेगा कि कुछ भी नहीं, यानी कि स्पेस में जब कुछ नहीं था, तो वहाँ से लेकर के अर्थ तक कैसे बना। अब हम लोग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो अब हम लोग ना बात कर रहे हैं 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की, 460 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, ठीक है? हम लोग एक-एक चीज़ को देखेंगे कि अर्थ कैसे बना, कैसे-कैसे ये जो धरती थी ज्वालामुखी जैसी, वो कैसे आज इतनी हरी-भरी सुंदर हो गई, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड से याद करो, सूरज बन चुका था, उसके चारों तरफ मलबे घूम रहे थे। वे मलबे आपस में इकट्ठे होते गए और अलग-अलग ग्रहों का रूप ले लिए। और जो सबसे बेस्ट ग्रह थी ना, वो थी हमारे लिए धरती। क्यों? क्योंकि धरती ना सूरज के ज़्यादा पास थी, इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ना ही ज़्यादा दूर थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी यानी कि बर्फ ही बर्फ भी नहीं था। एक परफेक्ट प्लेस था किसी जीवन को पनपने के लिए, ठीक है? ध्यान देना, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इतनी सी बात तो हमें पहले ही मालूम चल गई थी। सारे मलबे सूरज के चारों तरफ इस तरीके से स्टेप 1 में घूम रहे थे। अब ये ना धीरे-धीरे पास आएँगे, पता है क्यों? क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण काम करेगा और इन सबको आपस में एक-दूसरे की तरफ खींचेगा, जिससे ये इकट्ठे आएँगे और इकट्ठे आके इस तरीके से गोल-गोल आकार ले लेंगे। हालाँकि ये भी रहने लायक नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म है। पूरा देख रहे हो किस तरह से ये लाल है, मतलब आग की वजह से। ज़मीन से ना एकदम आग निकल रही है इस तरीके से, जैसे कि ज्वालामुखी फटता है तो कैसा होता है? बिल्कुल वैसा ही। अब इसके बाद क्या होता है, वो हम देखते हैं। अब धीरे-धीरे टाइम के साथ ना ये चाँद के चारों तरफ घूम रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और साथ ही साथ ये थोड़ी-थोड़ी ठंडी भी होती जा रही थी समय के साथ। लेकिन पता है, अचानक से एक ऐसा टाइम आया जब एक दूसरा प्लैनेट या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा-सा उल्कापिंड, जिसका नाम पता है क्या था? थिया। ये आई और हमारी इस धरती से टकरा गई। अब देखो, जो धरती बिल्कुल स्ट्रेट थी इस तरीके से, इसके टकराने के बाद ना थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई और जिसके कारण आज भी हमारी धरती 23.5 डिग्री टिल्ट है। वैसे पता है ये टिल्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये टिल्ट ना होता ना, तो हमारी धरती पर ये अलग-अलग मौसम नहीं होते, सर्दी, गर्मी या फिर बरसात जैसी अलग-अलग मौसम होते ही नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ कि धरती 23.5 डिग्री टिल्ट हुई। वैसे तुम्हारे मन में सवाल आया तो होगा, इसके टिल्ट होने से ऐसा क्या हो गया? तो हम लोग किसी और दिन इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे कि अर्थ का टिल्ट होना मौसम से कैसे संबंधित है। फिलहाल के लिए हम यहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब ये ग्रह आकर के इस धरती से टकराई, तो सबसे पहले ये टिल्ट भी हो गई और यहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा टक्कर हुआ। जब भी टक्कर होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एनर्जी बाहर आएगी और साथ ही साथ ये धरती का छोटा-सा हिस्सा डैमेज भी होगा, मतलब यहाँ पे गड्ढा जैसा भी हो जाएगा, ये भी टूटेगा, है ना? जिसके बाद इसके मलबे स्पेस में चारों तरफ बिखर जाएँगे, धरती के चारों तरफ, घूमते रहेंगे। तो अब इसके बाद क्या हुआ ना, ये जो थिया आकर के टकराई थी, यही हमारा चाँद बन गया, हमारा प्यारा-सा मून बन गया और वही आज तक हमारी धरती के चक्कर लगा रही है। वैसे अगर तुम्हारे मन में सवाल आया है कि अगर ये यहाँ पे धरती के कॉन्टैक्ट में आई, तो ये वापस क्यों नहीं चली गई? तो ये वापस इसलिए नहीं गई है, क्योंकि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए चाँद धरती के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। अब ध्यान देना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पानी की कोई बर्तन लो, उसमें ना बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पानी डालें अगर हम और उसको बहुत तेज़ी से घुमाएँ और फिर कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो पता है क्या होगा? जितने भी भारी-भारी चीज़ें हैं, कंकड़, पत्थर हैं, वो नीचे बैठ जाएगी, है ना? और जो भी हल्की पानी है, वो ऊपर रहेगा, है ना? वैसा ही कुछ हमारी धरती के साथ भी हुआ। जैसे कि जो भारी चीज़ें थी, जैसे कि लावा, क्योंकि इसमें धातुएँ पिघली हुई हुआ करती थी ना, तो ये भारी चीज़ें ज़मीन के अंदर जाती गईं और ये धरती के कोर में चली गईं, ठीक है? एकदम सेंटर में। और फिर ये जो ऊपर बचा है ना, ये हमारा हल्की-हल्की चीज़ें बची, जैसे कि मिट्टी, छोटे-मोटे पत्थर, ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने ना पिछली क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो यहाँ पर ये कोर जो है हमेशा बहुत गर्म रहता है और ये जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर तो मिट्टी है। और यही कारण हुआ ना कि जितनी भी लावा थी, वो धीरे-धीरे टाइम के साथ धरती के अंदर चली गई और हल्की चीज़ें, यानी कि हमारा सतह, मिट्टी का सतह बना धीरे-धीरे करके। ये सब काफ़ी स्टेप बाय स्टेप हुई है, ठीक है? अब हमें ये देखना है ना कि इसके आगे क्या हुआ? जैसे कि धरती पे जो ज्वालामुखी थी, काफ़ी आग ही आग था, मालूम है ना? अब इनके फटने से बहुत सारी गैसेज़ बनी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। ये सब जब आसमान में गए, तो इनका बादल बना और धरती के चारों तरफ इस तरीके से बादल मंडराने लगे। अभी वो जो बादल थे, उन बादलों से पता है बरसात शुरू हुई और वो जो बरसात है, कितने दिन चली होगी सोच सकते हो तुम? तो ध्यान से सुनना, वो बादलों से जो बारिश हुई, वो लाखों साल तक चली है, समझे? और ये बारिश ने धरती पे जहाँ भी गड्ढे थे, जहाँ भी जगह था, वहाँ पानी भर दिया और वहाँ एक समंदर जैसा बन गया। मैंने समंदर जैसा इसलिए बोला है ना, क्योंकि आज समंदर बिल्कुल ब्लू है, साफ पानी है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम पता है पानी में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारे केमिकल्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से पानी इतनी साफ नहीं थी। अलग-अलग केमिकल्स की वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का हुआ करता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर कम से कम पानी तो पहुँच चुका है। अब हमें ये जानना है ना कि इसके आगे क्या हुआ? अभी ध्यान से देखना, पृथ्वी पर लाखों साल बारिश हो चुकी है, समंदर वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी जान, यानी कि जीव-जंतु है ही नहीं। कछुआ, मछली कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग ये जानेंगे ना कि इसके बाद क्या होता है? अभी देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि समंदर बिल्कुल पानी जैसा साफ नहीं था, अजीबो तरह की केमिकल्स थे। अब इन केमिकल्स की वजह से पता है क्या होता है? एक दिन ऐसा अचानक रैंडम रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? बिजली कड़कने से जो हीट मिली, या फिर यूँ कहें तो बिजली के कड़कने से, ज्वालामुखी के फटने से इतनी हीट जनरेट हुई कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उस रैंडम रिएक्शन से एक ऐसा चीज़ बना जिसने एक क्रांति ला दी यहाँ पे। और पता है उस रैंडम रिएक्शन ने एक दिन क्या बना दिया? तो जी हाँ, वो है आरएनए। एक ऐसा सेल जो खुद में मल्टीप्लाई हो सकता था, अपने जैसा दूसरा बना सकता था। और ये जो है ना, हमारी धरती पे जीवन ने पहला साँस ले लिया। आरएनए निकल कर के आ गया। अब ध्यान देना, ये कुछ ऐसा ही है ना, जैसे तुम किचन में जाओ और खुद से कुछ डाल के कुछ बनाओ और अचानक से इस तरीके से कई चीज़ें बनाने के बाद एक दिन कुछ ऐसा टेस्टी बना दो तुम। वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। केमिकल रिएक्शंस चलते रहे और एक बार कुछ ऐसा बन गया जो था हमारा आरएनए, जो दूसरे आरएनए को बना सकती थी। अभी ध्यान देना, उन आरएनए से जो भी बैक्टीरियाज़ बने ना, वो क्या करते थे, उनके पास खाने के लिए ये पेड़-पौधे या दूसरे जीव-जंतु नहीं थे। वो अपने आस-पास मौजूद दूसरे केमिकल्स को ही खाया करते थे। लेकिन टाइम के साथ-साथ और भी चीज़ें बदली और एक ऐसे बैक्टीरिया ने जन्म लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और वो था हमारा साइनोबैक्टीरिया। ये ना, इसे तुम एक सोलर पैनल की तरह समझ लो। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे थे
जो धूप से एनर्जी मतलब धूप से इनका पेट भर जाता था। ये वही बैक्टीरिया हैं जो आज के टाइम पे पेड़-पौधों में फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये बैक्टीरियाज़ क्या करते थे ना, इन सारे इन सारे सूरज की किरणों से एनर्जी इकट्ठा करते थे और अपना जीवन जीते थे। मतलब आसान भाषा में कहें ना, तो ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल कर जिंदा रहना सीख चुके थे। अब धीरे धीरे ये खुद में ही मल्टीप्लाई होते चले गए और बहुत सारे बनते गए। लेकिन पता है इस प्रोसेस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होने वाली थी। ये जो बैक्टीरिया थे ना, साइनोबैक्टीरिया, ये धूप ग्रहण करके वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे। आज के रूप में तो हमें मालूम है ऑक्सीजन के बिना रहना संभव नहीं है। लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो दूसरे बैक्टीरिया ऑक्सीजन की वजह से मर गए। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन था ना, दूसरे बैक्टीरियाज के लिए काफी ज्यादा जहर का काम करता था। इसलिए इस बैक्टीरिया की वजह से एक महामारी जैसी फैल गई, जो समंदर थे वो लाल हो गए। तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि ये जो समंदर लाल कैसे हो गया? क्योंकि उस टाइम समंदर में आयरन भी हुआ करते थे। मैंने बताया ना, अलग-अलग केमिकल्स थे। तो जब भी आयरन समंदर में पहले से ही था, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन दिया और जब भी आयरन सड़ता है ना, ऑक्साइड बनाता है, तो वो लाल रंग का बन जाता है। तो जो समंदर पहले गहरे भूरे रंग के थे, वो लाल हो गए हैं। क्यों? ऑक्सीजन की वजह से। और इस वजह से ना काफ़ी सारी बैक्टीरियाज़ मर गई, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए हानिकारक था। अब धीरे-धीरे इसी टाइमलाइन पर ना अलग-अलग बैक्टीरियाज़ बनने लग गए, अलग-अलग चीज़ें बनने लग गई और एक ऐसा टाइम आ गया जब एक बहुत ही अच्छी डील हुई। और हुआ ये ना, हमें मालूम है कि उस टाइम पर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा कर के ज़िंदा रहते थे और कुछ धूप से ज़िंदा रहते थे, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। अब एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े से सेल ने एक छोटे सेल को खाया और फिर हुआ ये ना कि जब उस बड़े वाले सेल ने छोटे वाले सेल को खाया, तो छोटे वाला सेल हजम नहीं हुआ, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। वो चीज़ ये हुई कि इसमें से ये जो छोटा वाला है, ये ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी बनाएगा और वो एनर्जी जो है इस बड़े वाले सेल को देगा, ताकि ये भी ज़िंदा रहे। वैसे ही ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा? ऑक्सीजन तो चारों तरफ बन ही रही थी ना, दूसरे सेल वेस्ट के रूप में बाहर दे रहे थे। तो यहाँ से वो ऑक्सीजन का यूज़ हुआ। अब ये लोग इकट्ठा रहने लग गए, ऑक्सीजन का यूज़ करने लग गए, एनर्जी इनमें आने लग गई और यही पता है आगे चल कर के माइटोकॉन्ड्रिया बने। तुम्हें याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस भी कहा जाता है ना? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई। अब ध्यान देना, अब ना माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका था, अलग-अलग चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, अलग-अलग जंतु, अलग-अलग बैक्टीरिया, अलग-अलग वो क्या कहते हैं पेड़-पौधे, ये सब बन रहे थे। और ये 54 करोड़ साल पहले पता है अचानक से कुछ फास्ट फॉरवर्ड जैसा हो गया। एकदम सारी चीज़ें एकदम स्पीड में बनने लग गई, मछलियाँ, ये वो अलग-अलग तरीके के जीव-जंतु, पेड़-पौधे, ये सब बनने लग गए। फिर उसके बाद अलग-अलग जीव-जंतुओं में काफ़ी सारी चीज़ें बनी, जैसे इवॉल्व हुई। जैसे कछुआ है, उसके ऊपर एक हार्ड सेल बना, क्यों? ताकि कोई दूसरा जीव उसको अपना शिकार ना बना ले। वहीं अलग-अलग जीव-जंतुओं की आँखें बन पाई, जिससे वो अपने आस-पास में क्या चल रहा है, उनको ऑब्ज़र्व कर पाए। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ ना, कि वो जो छोटे-छोटे जीव-जंतु थे, वे अपने आस-पास के शिकारों से बच पाए, दूर निकल पाए और अपनी जान बचा पाए। इस तरीके से इवोल्यूशन की ये पूरी घटना आगे बढ़ी। अब ध्यान देना, समंदर में ना अलग-अलग जीव बन चुके थे, अलग-अलग कई तरह के प्राणियाँ थे, जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ शायद खत्म हो गए। लेकिन समुद्र में कई तरह के जीव-जंतु, पेड़-पौधे या फिर जो भी कह लें, वो बने। अब धीरे-धीरे ना समंदर की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और जो छोटे-छोटे जीव हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, ताकि वो बड़े शिकारियों से अपने जान को बचा पाएँ। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें हम, कि कोई इस तरीके की मछली रही होगी। आज की मछलियाँ उस टाइम की मछलियों से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है? कैसे-कैसे इवॉल्व हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन अलग तरीके की हो सकती हैं।
तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके की मछली थी। अब ये जो मछली है ना धीरे-धीरे पानी से बाहर निकलना चाह रही थी। लेकिन तुम्हें पता है जब भी तुम पानी में तैरो ना तो तुम अपने आप को काफ़ी हल्का फ़ील करते हो। तुम आस-पास मूव कर सकते हो। लेकिन वहीं तुम पानी से निकल कर के ज़मीन पे आओ, तो तुम्हारे पैरों को मज़बूत होना चाहिए ताकि वो तुम्हारा पूरा वज़न झेल पाएँ। यही प्रॉब्लम हुई जब ये मछलियाँ ना पानी से निकल कर के ज़मीन पर आई और ज़मीन पर इनने धीरे-धीरे अपना साम्राज्य इकट्ठा किया और फिर इंसान बने कई तरह की चीज़ें हुई। ये जो स्टोरी है ना, इस मछली का या जो भी जीव-जंतु है इसका ज़मीन पर आना और ज़मीन पर अपना साम्राज्य खड़ा करना और जो आज इंसान है वहाँ तक पहुँच पाना, इस पूरी स्टोरी को हम लोग एपिसोड 3 में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी होगी। तो आज के लिए इस एपिसोड 2 को यहीं ख़त्म करते हैं और एपिसोड 3 में ना हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जीव-जंतु हैं, ये कैसे आगे चलकर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं और इंसान बनते हैं, इस 2026 तक पहुँचते हैं। इन सारी स्टोरी को हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं। ठीक है?